हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं परमुटेशंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हमने समझा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे होती है। आज हम समझेंगे कि जो नंबर ऑफ परमुटेशन है यानी किसी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन में क्या चीज़ सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो बस आपको समझने के लिए बस इतना ही करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना है, ताकि सारा जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं हम परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है। अब परमुटेशन में कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई ग्रुप है एक, अब उस ग्रुप में आपको एक फोटोग्राफ कराना है। दे अप्रोच द फोटोग्राफर एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक एज मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ एज पॉसिबल विद द पर्सन स्टैंडिंग इन द डिफरेंट पोजीशन अमंग अस देमसेल्फ। उन्होंने फोटोग्राफर को बोला कि भाई आप अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ लेना, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करके हम लोग फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, कभी कोई खड़ा होगा, कभी कोई कहीं खड़ा होगा, तो इस तरह से हम फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। द फोटोग्राफर वांट्स टू कैलकुलेट हाउ मेनी फिल्म्स डज ही नीड टू एग्जॉस्ट ऑल पॉसिबिलिटी। तो अब फोटोग्राफर को चाहिए कि उसे कितनी फ़ोटो ऐसे खींचनी पड़ेगी, कितने ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। मान लो हम 5 फ्रेंड हैं, अब हम पाँचों फ्रेंड को एक फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है। तो पहली बार में मान लो मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, अगली बार मैं चाहता हूँ कि मैं मिडल में खड़ा हो जाऊँ, फिर अगली बार मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उस कॉर्नर पर चला जाऊँ। तो इस तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, फोटोग्राफर ये जानना चाहता है। तो ये जानने के लिए उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर उसे करना पड़ेगा परमुटेशन का कंसेप्ट। ठीक, अब परमुटेशन के कंसेप्ट में क्या कहता है कि द वेज ऑफ द अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन आर कॉल्ड परमुटेशन। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, जब हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, जैसे फोटोग्राफी खींचना चाह रहा है, तो जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में जो ऑर्डर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ फोटोग्राफ में, बाकी मेरे 4 फ्रेंड इधर खड़े हैं, तो ये एक फोटोग्राफ हो गया। लेकिन अगर मैं अपना ऑर्डर चेंज करता हूँ, मैं अगर सेकंड वाले नंबर पर आ गया, तो सेकंड नंबर पर आने पर क्या होगा, फोटोग्राफ एक और बनेगी जिसमें मैं सेकंड नंबर पर खड़ा हूँ। अगर मैं मिडल में चला गया तो ऑर्डर फिर चेंज हुआ, ऑर्डर फिर चेंज होने से क्या होगा, फोटोग्राफ एक और बनेगी। तो जितनी बार ऑर्डर चेंज होगा उतने ही फोटोग्राफ और बनते जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटोग्राफ डिपेंड करेगा कि हमारा जो अरेंजमेंट है खड़े होने का वो किस तरीके का है। तो जब भी हम परमुटेशन करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास चीज़ें दे रखी होंगी उसमें उसका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर हमेशा काउंट होगा। अगर ऑर्डर चेंज होता है तो ऑर्डर चेंज होने पर जो परमुटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई 3 लेटर्स है, ठीक है, हमने 3 लेटर्स लिए, एक लेटर हो गया ए, बी और सी। अब मैंने कहा कि भाई इन 3 लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग है या नहीं है। तो एक वर्ड मैंने बना दिया यहां पर ए बी सी, तीनों को यूज किया। अब मैंने क्या करा, ए का ऑर्डर चेंज कर दिया। ए का ऑर्डर चेंज करने पर क्या बन गया, ये बी ए सी, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये बन गया बी सी ए, एक वर्ड ये बन गया। या फिर हो सकता है कि मैंने पहले सी को ले आया, सी ए बी, या सी बी ए, या फिर ए सी बी। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे हमने ऑर्डर चेंज करा है, इसमें से कोई सा ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर सेम हो, सब में ऑर्डर डिफरेंट है, सब में ऑर्डर डिफरेंट है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ परमुटेशन है, नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ वेज हाउ टू अरेंज, कितने तरीकों से हम अरेंज करते हैं उसी को बोलते हैं यहां पर परमुटेशन। तो यहां पर हम कितने तरीकों से अरेंज कर रहे हैं, ये 3 लेटर्स हमारे पास हैं, इन 3 लेटर्स को हमने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, तो हमारे पास यहां पर 6 डिफरेंट वर्ड्स बन गए, जिसमें इन तीनों का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, 6 होगी परमुटेशन। तो यानी नंबर ऑफ परमुटेशन की जो डेफिनेशन है, परमुटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए परमुटेशन। यानी जितने ऑब्जेक्ट आपके पास हैं उनमें से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लो या उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लो और उनसे जो हम अरेंजमेंट बनाएंगे उसी को बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन को जब हम डिनोट करेंगे तो कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसमें से कोई r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, मान लो आपके पास कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं या 10 लेटर्स हैं, उसमें से आप 4 लेटर का एक वर्ड बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में n हो गया आपका 10 और r हो गया 4। ठीक है, टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं और उसमें से आप कितने ले रहे हो। तो इससे जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे या नंबर ऑफ वेज निकालेंगे या परमुटेशन निकालेंगे, तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से NPR। ठीक है, कैसे डिनोट कर रहे हैं, n ऊपर है इधर NPR, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट के अंदर PNR, यानी परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इफ आर टेकन एट ए टाइम। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज n एंड टेकन आर एट ए टाइम। एक बार में r ऑब्जेक्ट्स हम पिक कर रहे हैं, तो उस परमुटेशन को डिनोट करने का तरीका होगा NPR। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है NPR का फार्मूला अगर हम करें तो फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास मान लो कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स में से आपको कोई 8 ऑब्जेक्ट एक बार में लेने हैं, या 10 लेटर हैं आपके पास टोटल, आपको 8 लेटर्स का यूज करके कोई वर्ड्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे कि कितने आप वर्ड्स बना सकते हो, मीनिंग और मीनिंगलेस। उससे हमें कोई मतलब नहीं है मीनिंग है या नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि मीनिंग बनेगा या नहीं बनेगा, बस वर्ड्स हमारे बनने चाहिए। तो इस फार्मूले को हम यूज ऐसे करेंगे। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है। अब इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास यहाँ फार्मूले हैं, अगर हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक, और n ऑब्जेक्ट्स में से हम सारे के सारे यूज कर रहे हैं, n के n हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने कहा कि भाई हमें सारे यूज करने हैं, 10 लेटर हैं, 10 के 10 लेटर हमें यूज करने हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम फार्मूले के हिसाब से बात करें तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, ऊपर आया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो आपके पास आंसर आया इसका n फैक्टोरियल। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप वो सारे के सारे इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधा सीधा फार्मूला लिख सकते हो। अगर मेरे को 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और 8 के 8 मुझे यूज़ करने हैं तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। तो प्रॉपर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसका फैक्टोरियल निकाल दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो हमने डिस्कस कर ही ली है, ये फार्मूला हो गया NPR का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इसके अलावा यहाँ पर एक केस आता है हमारे पास कि जब परमुटेशन, आई थिंक यहाँ पर वो रह गया लिखना, आपकी जो बुक है उसमें जो सेकंड थ्योरम दे रखी है, ठीक है, उसमें दिया हुआ द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। जब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, NPR वाला, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब जो लेटर आपने या जो वर्ड आपने जो भी इसमें इस्तेमाल करने हैं, अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़, दो कंडीशन जो है यहाँ पर, ये r की जो वैल्यू होगी, r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n। r की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होनी चाहिए, n के इक्वल हो सकती है या n से छोटी होनी चाहिए। अब जो सेकंड थ्योरम है उसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड हो जाए, रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन है उसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन ये आ जाता है n रेज टू पावर r।
ठीक है, आपने n ऑब्जेक्ट यूज करना है, r बार यूज करना है, तो n रेज टू पावर r आ जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑप्शंस फिल करोगे, मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में से आपको 3 का यूज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3। क्यों लिखेंगे, जब आप पहले वाले प्लेस के लिए आप कोई ऑप्शन निकालोगे, मान लो हमारे पास 10 लेटर्स थे, अब मेरे को पहला वाला प्लेस फिल करना है, तो उस 10 में से मैं कोई भी फिल कर सकता हूँ। जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था, पहला प्लेस है उसमें 10 के 10 में कोई भी फिल कर लूँ, और अगला जब मैं लेटर लूँगा तो उसमें भी ऑप्शन 10 के 10 रहेंगे। 10 के 10 क्यों रहेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जितने लेटर स्टार्टिंग में थे उतने ही अवेलेबल रहेंगे, तीसरे प्लेस के लिए भी इतने ही लेटर अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल 10 लेटर थे, लेकिन आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना था, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 रेज टू पावर 3। इसलिए यहाँ पर फार्मूला बनता है n रेज टू पावर r। कब होगा ये, जब रिपीटेशन अलाउड होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं, इन्हीं के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 7.3 में। अभी तो एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for 3। 4 का मतलब यहाँ पर n है और 3 यहाँ पर r है, तो फार्मूला क्या बना, 4p3, तो बन गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर आया 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 24। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें बस नोटेशन का जो तरीका है वो चेंज कर रखा है, करना वही काम है। 7p5, 7p5 का मतलब 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर 7 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया। अब 7 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो, 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल आ गया 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 प्लस में 4 25, तो आंसर आ जाएगा इसका 2520। ठीक है, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना, कई बार आपको कम्बिनेशन में, इसमें परमुटेशन सॉल्व करोगे या कम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कई बार इतना बड़ा, तो मल्टीप्लाई में जब भी आप करोगे ना, हमेशा पेयरिंग बना के करो, ऐसे नंबर पहले मल्टीप्लाई करो जिसको आप सॉल्व करके कोई ईजी नंबर ला सकते हो। जैसे हमने यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4, तो 20 बनेगा, 20 का आप सिर्फ 2 ले लो, 0 बाद में लगा ही देंगे। फिर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 6 हो गया, 6 से मुझे पता है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, तो सीधा आपका एक बार में आ जाएगा भाई 36 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो इस तरह से पेयरिंग करके करना, कभी भी ऑर्डर में मत चलना भाई 7 इंटू 6 42, फिर 42 इंटू में 5, फिर उस इंटू में 4, ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 10p3 इक्वल्स टू 9p3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ np2, इसको आपको प्रूव करना है, यानी LHS RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो 10p3 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया, सीधा फार्मूला अप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पर करेंगे 9p3 है तो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल है, इधर 6 है, इधर 7 है, तो हमें क्योंकि दोनों को बराबर करना है तो वैल्यू क्या आएगी ये ज़रूरी नहीं है, LHS RHS बराबर आए ये ज़रूरी है। तो यहाँ जो 10 फैक्टोरियल है उसको लिख लिया हमने 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो मैंने उसको 9 तक छोड़ दिया। यहाँ पर आ गया 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इधर आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इंटू में 3 और था, चलो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। तो अब यहाँ से 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल दो, अंदर रह गया आपके पास, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ से रह गया 1, बीच में प्लस का साइन है इधर, तो 1 प्लस, इधर से रह गया 3, इधर से रह गया 7,
अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 वन जा 7 प्लस में 3 10/7। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपकी सेम नहीं आ रही है, अभी आ गई सेम ना। 10/7 10/7 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो दोनों बराबर आ गए, बस दोनों का आपको बराबर शो करना है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। फिर जब सेकंड पार्ट पे आप जाओगे वहाँ भी ऐसे ही करना है। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है NPN, तो NPN का मतलब हो गया सीधा n फैक्टोरियल। जितने लेटर्स हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उतने ही हमें यूज़ करने हैं, जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा, तो कि आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो n फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 2 इंटू में n फैक्टोरियल, और नीचे माइनस करेंगे तो इस n में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो n माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया n फैक्टोरियल। नीचे इस n में से n माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, तो इस 2 से आप ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी n फैक्टोरियल है, राइट हैंड साइड है इसमें भी n फैक्टोरियल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। फिर जो थर्ड पार्ट है उसको भी सेम इसी तरह करना है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो n है, मतलब n फैक्टोरियल ही आएगा। जो राइट हैंड साइड है उसको आप ऐसे सॉल्व कर देना, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो वो भी n फैक्टोरियल के बराबर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट में कहता है n+1 P3 NP4, n+1 P3 इक्वल्स टू NP4। तो ये दोनों आपस में बराबर है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। ऊपर n+1 फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओगे, आपको किसको एक्सपेंड करना चाहिए। हम इन दोनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम इन दोनों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम इसको और इसको लेकर चलें। ये दोनों साइडें आपस में कट सकती हैं अगर सेम आ जाए तो यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n है, तो इन दोनों में से ये वाली टर्म बड़ी है, तो इसको जब हम फैक्टोरियल लगाएंगे तो पहले तो n+1 आएगा, उसके बाद एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड में देखोगे तो इन दोनों में से ये वाली टर्म बड़ी है, तो आप इसी को एक्सपेंड करो n-2, फिर n-3 और उसके बाद n-4 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपके पास टर्म है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। इसको ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर इस साइड में रह गया n+1, इधर आ गया n-2 इंटू में n-3, तो n+1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा n² माइनस 3n माइनस 2n प्लस 3 2 6। अब जितने भी टर्म्स है ना सबको एक तरफ इकट्ठा करके एक इक्वेशन बना दो, तो n² ये आ गया, इधर से आएगा -5n, और इधर से जो n है ये भी इधर आके माइनस ही हो जाएगा, तो -6n बन जाएगा टोटल। ये 1 इधर आके 6 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया +5। तो अब आपको इसके फैक्टर करने, 5 के फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए और सॉल्व करने पर -6, तो एक फैक्टर बन गया आपका n-1, दूसरा आ गया n-5। तो n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आ जाएगी 1, और n की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी 5। अब आपको ये देखना है कि क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर दोनों वैल्यू पॉसिबल है तो दोनों आंसर लिखेंगे, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीज़न देके आप जो फाइनल आंसर है वो लिखो। अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था n+1 P3 और यहाँ पर है NP4। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा 1P4, लेकिन जो r होता है जो नीचे आप लिखते हो वो r कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये दिखा सकते हो कि भाई r इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब n = 1 इज़ नॉट पॉसिबल।
और डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे मर्जी लिख दो। तो इसलिए n की वैल्यू होगी यहाँ पर 5। तो हमेशा जब फाइनल आंसर आएगा तो आपने एनालाइज ज़रूर कर लेना कि दोनों आंसर पॉसिबल है या नहीं है, कि आप कहीं ऐसे ही छोड़ दो कि भाई दोनों आंसर हमारे पॉजिटिव तो आएंगे, दोनों के दोनों पॉसिबल है, दोनों छोड़ दोगे, सब कुछ सही करा हुआ है, लेकिन एंड में आके अगर ये चीज़ आपने छोड़ दी तो फिर नंबर भी कट ही जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट तो इसी तरीके से होगा। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर है n-1 3, तो n-1 p3, और यहाँ रेशो में दिया हुआ है, तो n+1 p3 इज इक्वल्स टू 5/12। अब ऊपर अगर आप परमुटेशन लगाते हो तो ऊपर परमुटेशन लगाई हमने तो क्या बनेगा n-1 फैक्टोरियल, फिर इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो बनेगा n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, n+1 -3 यानी n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/12। अब जो सबसे नीचे वाली टर्म है उसको शिफ्ट कर दो सबसे ऊपर और ये वाली टर्म आ जाएगी इधर, तो ये बन गया n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। अब इसमें से फिर वही आइडेंटिफाई करो कि भाई किसको आपको एक्सपेंड करना चाहिए। तो अगर मैं n-1 के साथ n+1 को लेके चलूँ, इन दोनों में से n+1 बड़ा है तो इन दोनों में से तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और n-2 और n-4 में से n-2 बड़ा है तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन आपका भाई ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता नहीं चला कि भाई किसको सॉल्व करना है, किसके साथ मतलब पेयरिंग कैसे करनी है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका लंबा खिंच जाए, इसलिए पेयरिंग सही से करना। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ जाए। अगर मैं n-1 और n-4 को लेके चलूँगा सॉल्व उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें मुझे एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया। तो n-1 को हम ऐसे ही रखेंगे, n-2 को एक्सपेंड करेंगे तो n-2, n-3 और फिर अगला आएगा n-4, यहाँ पर छोड़ देंगे n-4, n+1 को एक्सपेंड करेंगे तो n+1 इंटू n, फिर एक कम करेंगे n-1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब जो आपके पास आया है यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर n-2 और n-3 को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया n², -2 और -3 -5n प्लस में 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना, इन 2 में 12। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n² प्लस में n, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा, ये बना 12n² माइनस 12 5 60, 12 6 72, और राइट हैंड साइड में आ गया 5n² प्लस 5n। अब सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 12 - 5 7, 60 - 5 65 प्लस 72। अब यहाँ पर कॉमन भी कुछ नहीं निकल रहा, तो अब फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर चाहिए आपको 7 2 14, 7 7 49 प्लस 150, तो 504 के फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 65 बन जाए। तो हमने पहले तो 7 से ही कर लेते हैं, 72 आ गया, फिर कर लेते हैं 2 से 36, 18, 9, 3 और 3। अब पेयरिंग करते हैं इसकी 65, जिससे आ जाए हमारे पास 8, हमारे पास फैक्टर ये बना 7 8 56, 8 7 56 और 9, ठीक है। फैक्टर हमारे पास ये बनेगा, ये हो गया 8, 8 7 जा 56, 56 और 9, 56 और 9 हो गया 65, तो 7n²
56 और 9। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 65 आ जाएगा। 7 कॉमन निकाल दो, n कॉमन आ गया तो यार आ गया n माइनस 8, इधर से -9 कॉमन, n माइनस 8, तो एक फैक्टर आ गया n माइनस 8, एक फैक्टर आ जाएगा 7n माइनस 9, तो n की वैल्यू 8 आ गई और n की वैल्यू 9/7। अब जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, तो ये 9/7 नहीं हो सकता, तो इसको तो आप कैंसिल कर देना, सिर्फ n की वैल्यू बचेगी 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस, जो इस तरह के क्वेश्चन है सर, ये कम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, चाहे परमुटेशन की बात करो या कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 6 कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू फिल सम वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस, एज्यूमिंग दैट ईच कैंडिडेट इज फिट फॉर ईच पोस्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पोस्ट कैन बी फिल्ड, 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड। अब यहाँ जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हम करेंगे ना, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका कॉम्बिनेशन आएगा, तो एग्जाम में जो दोनों चीज़ें आती हैं तो कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई परमुटेशन यूज़ करें या फिर कॉम्बिनेशन यूज़ करें। तो परमुटेशन जब भी आप यूज़ करोगे तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि उसमें जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ऑर्डर अगर चेंज हुआ तो परमुटेशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अब उसमें से हमें कुछ जो वैकेंट प्लेसेस हैं वो फिल करने हैं ऑफिस के अंदर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हर कैंडिडेट हर एक पोस्ट के लिए फिट है। तो हमें फाइंड करना है कि अगर 2 पोस्ट हमें फिल करनी है तो किस तरीके से, कितने तरीक़ों से हम फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मान लो हमारे पास 6 अलग अलग पोस्ट हैं, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है, 2 एम्प्लॉय हैं, इस तरह से हमें 6 मान लो पोस्ट फिल करनी है। अब जो मैं चेयरमैन बना दूंगा उसको मैं वाइस चेयरमैन तो नहीं बना सकता, ठीक है, एक पोस्ट पर एक ही आदमी रहेगा। तो जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, यानी यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सिलेक्शन एज ए चेयरमैन हो गया तो मैं वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो आपका परमुटेशन जो लगेगा, 6 हमारे पास प्लेसेस हैं और हमें 2 प्लेसेस फिल करने हैं, तो 6p2। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 30 वेज होंगे जिससे हम ये 6 कैंडिडेट को 2 पोस्ट के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगले में कह रहा है कि 3 पोस्ट हैं, तो सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। 6 हमारे पास कैंडिडेट हैं, 3 पोस्ट हमें फिल करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6p3, और फिर इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर देना, ये इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। हमें डिजिट यूज़ करनी है 1 से लेकर 9 तक, तो 9 डिजिट होगी टोटल। अब इसमें से हमें 3 डिजिट के नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट के नंबर बनाना है तो आपको ये दिया हुआ यहाँ पर नो डिजिट इज रिपीटेड, इसमें से कोई भी डिजिट आप रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे भी हो सकता था, जो हमने पिछली क्लास में करा था कि हमारे पास पहले प्लेस के लिए कितनी डिजिट अवेलेबल है, 9 डिजिट अवेलेबल है, दूसरे प्लेस के लिए 8 डिजिट अवेलेबल है, तीसरे प्लेस के लिए 7 डिजिट अवेलेबल है। हम ऐसे भी कर सकते थे। तो जो आपको एग्जामिनेशन में जैसा तरीका याद आए उस समय, अगर परमुटेशन का आए तो परमुटेशन से कर दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आए तो वैसे कर दो, और दोनों से आंसर हमारा सेम ही आना है। यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर ऑफ डिजिट है और हमें यूज़ करनी है 3 डिजिट, तो क्या बनेगा 9p3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, एक्सपेंड करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 7 7 9 49 और 1 50, तो आंसर आ जाएगा 504। तो आप कैसे भी करोगे आंसर आपका 504 ही आना है। जब हम सेकंड पार्ट पर जाएंगे तो वहाँ कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हो। तो जो रिपीटेशन था उसमें फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, उसमें फार्मूला पढ़ा था हमने n रेज़ टू पावर r। अगर डिजिट रिपीट कर सकते हो आप, तो कितनी डिजिट है हमारे पास, 9 डिजिट है। रिपीट कितनी बार करना है, कितनी डिजिट आपको लेनी है, 3 डिजिट लेनी है, यानी 3 बार रिपीट करना है, तो 9 रेज़ टू पावर 3।
तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729। तो ये दोनों पार्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो सकते हैं और परमुटेशन से भी हो सकते हैं। जैसा आप कंफर्टेबल फील करो वैसा आप इसमें कर सकते हो। कोई इसमें मेथड का नाम नहीं आता कि परमुटेशन से करना है या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप इफ नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। 6 वुमेन है और 6 वुमेन 6 टैप से पानी ले रही हैं और कोई भी टैप ऐसा नहीं है जो अनयूज्ड हो। तो 6 टैप को 6 के 6 टैप हैं सभी का यूज़ करा जा रहा है क्योंकि 6 वुमेन है। तो सीधा सीधा क्या हो गया, 6 टैप है और 6 के 6 टैप यूज़ हो रहे हैं तो 6 पे 6 यानी आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 720। और जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में कहता है कि 7 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर। 7 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो सातों के नाम जो हैं वो हमें बैलेट पेपर पे देने हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले जिसका नाम दे दिया दोबारा तो उसका नाम दे नहीं सकते। मान लो पहले एक पर्सन का नाम दे दिया, दोबारा तो उसका नाम आ नहीं सकता। उसका नाम 1 पर आ गया, दूसरे का नाम 2 पर आ गया, तीसरे का नाम 3 पर आ गया। तो यानी यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो सीधा सीधा क्या बन गया, 7 कैंडिडेट हैं और सातों के साथ हमें लेने हैं, सातों के नाम लिखने हैं। तो सीधा फार्मूला बन गया 7 फैक्टोरियल। तो इसको आप 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 7 2 जा 14 5040। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। यहाँ पर ये इसने दे दिया तो इसका मतलब इसने बता दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक चेयर पर एक ही आदमी बैठ सकता है, यानी जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। तो आपके पास कितने कैंडिडेट हैं टोटल, 8 लोग हैं। 8 में से चूज़ कितने करने, 2 चूज़ करने, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो फार्मूला क्या बना 8P2। इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है कि 12 पर्सन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ए ट्रेजरर। तो 12 लोगों में से 4 पोस्ट हमें फिल करनी है। तो सेम कंसेप्ट, 12 लोग हैं, 4 पोस्ट आपको फिल करनी है, 12P4। इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट में कहता है मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड एट ए डिनर। एक आदमी के 6 फ्रेंड है और उन 6 में से वो क्या करता है कि कम से कम एक या उससे ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अभी मत करना, ये क्वेश्चन बन रहा है कॉम्बिनेशन का। तो अभी हम फिलहाल इसको नहीं करेंगे। अब क्यों बन रहा है कॉम्बिनेशन का, अब इसने ये बताया कि भाई 6 लोग हैं, उन 6 में से वो किसी कम से कम एक या उससे ज़्यादा फ्रेंड्स को बुलाता है। तो अब यहाँ पर मान लो मैं एक फ्रेंड हूँ, अब मेरे एक फ्रेंड ने मान लो मुझे बुला लिया। अब चाहे मुझे वो पहले बुला रहा है चाहे मुझे वो बाद में बुला रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उसका मतलब नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, मेरी जगह मान लो उसने किसी दूसरे फ्रेंड को भी बुला लिया तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके कॉम्बिनेशन उतने बनेंगे, नंबर ऑफ वेज उसके उतने बनेंगे, यानी बुलाने के तरीके उतने बनेंगे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा और कॉम्बिनेशन में जो हम कॉम्बिनेशन वाला जो करेंगे चैप्टर टॉपिक, तब उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे किसे ये करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि देयर आर 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन ए क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो आप उसके जब आंसर दोगे तो किस तरीके से दे सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम ट्रू करेंगे या फिर फॉल्स करेंगे। हर बार हम वही करेंगे, या तो ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। जो हम 2 चीज़ हम सेलेक्ट करनी है उनका रिपीटेशन हो रहा है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। या फिर आप जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे भी इसको कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन का जब आप आंसर देने गए, जैसे कॉइन में होता है, पहली बार आपने कॉइन टॉस किया तो 2 आपके पास इवेंट आ गए।
ऐसे अगर आपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आपने आंसर देने गए तो पहली बार में आंसर आ गया आपके कोई से भी दो आ गए, या तो ट्रू आ गया या फॉल्स आ गया। अगली बार जब आप आंसर देने गए तो भी आपके पास दो ही ऑप्शन बनेंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसे ही करके आप 8 बार गए, हर बार ऑप्शन तो आपके पास दो ही रहेगा। तो दो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो 2⁸ आ जाएगा। तो 9th क्वेश्चन में इसने बताया आपको कि इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 डिफरेंट रिंग है, कैन बी वन इन 4 फिंगर्स। अब उनको 4 फिंगर्स में आप पहन सकते हो विद एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक फिंगर में एक ही अंगूठी होनी चाहिए, यानी रिपीटेशन नहीं करना, एक फिंगर में 2 अंगूठी नहीं डालनी है। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 डिफरेंट रिंग है। अब मैं पहली रिंग को लेकर गया, अब मेरे पास ये 4 फिंगर हो गई। अब मैं पहली रिंग को लेकर आया तो मैं इसमें से किस में डालूं, मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आ गए। फिर मैं दूसरी रिंग को लेकर गया तो फिर मेरे पास यहाँ पर, अब जो मैंने यहाँ पर एक में डाल दिया है दूसरी में तो नहीं डालूंगा, मतलब उसमें दूसरी अंगूठी तो नहीं डालूंगा, तो अब ऑप्शन रह गया हमारे पास 3। तो 4 × 3, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 फिंगर है, 4 में से हमें 3 रिंग्स यूज़ करनी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4C3। ठीक है, 4C3 बनेगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4C3 नहीं सॉरी 4P3। आप उससे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे तो 4 × 3 × 2, यहाँ पे ऐसे करो, बस 3 ही रिंग है हमारे पास, तो आ जाएगा 24। अगर आप इससे करते हो तो 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 × 1, नीचे भी 1 आ गया, तो यहाँ से भी आ गया 24। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर दोनों से आपका सेम ही रहेगा। 10th क्वेश्चन में हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला जो पार्ट है इसमें 5PR, तो इसको लिखा हमने 5 फैक्टोरियल 5 - R फैक्टोरियल, 2 × में ऊपर है 6PR - 1 6 फैक्टोरियल, 6 में से R - 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 - R - 1। तो जो 6 फैक्टोरियल है इसको हमने लिख लिया ऐसे 6 × में 5 तक क्यों छोड़ा, क्योंकि ये वाला 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 7 - R, इसको आप कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर अगर हम एक कम इसको तो ऐसे ही रखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं 7 - R, फिर एक कम करेंगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 - R, फिर एक कम करेंगे तो 5 - R। इसको इससे कैंसिल करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, ये हो जाएगा 12। अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करे थे कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई ना करो, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो कंसेक्यूटिव नंबर है, ये बड़ा है ये इससे छोटा है, तो इस 12 को भी हम ऐसे ही 2 नंबरों में कन्वर्ट कर देंगे जो कंसेक्यूटिव हो। तो ये बना 4 × 3, पहले बड़े वाला लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 7 - R की वैल्यू है 4, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3, और यहाँ से भी निकालोगे तो भी 3 आएगी। एक जगह से निकाल के दूसरी जगह चेक भी कर लो, उससे आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर इसी तरीके से आपको करना है। थर्ड पार्ट में फिर आपको रेशो दी हुई है, तो 15 और R - 1 है, तो ऊपर आएगा 15 फैक्टोरियल, 15 में से इसको माइनस करेंगे तो 15 ये हो जाएगा +1, यानी 16 - R। यहाँ 16 फैक्टोरियल, फिर 16 में से इसको माइनस करोगे तो बजाएगा 17 - R। ये वाली टर्म को आप ऊपर लेके जाओ, अब यहाँ पर जो 15 और 16 है इसमें से इसको सॉल्व कर लेंगे, 17 और 16 यहाँ पर इन दोनों में से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कम करेंगे ये आ जाएगा 16 - R,
ये 16 इंटू में 15, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले 4 से आप इसको भी कैंसिल कर दो, तो 17 माइनस आर रह गया। इधर से 4 3 ज़ा 12 आ गया। आर को उधर ले जाओ, 12 को इधर लाओ, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इस लाइन का मतलब तो ये बता रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक लेटर को आपको एक ही बार यूज़ करना है, और जितने भी लेटर हैं उसमें सारे हमें यूज़ करने हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 5 लेटर हैं, पाँचों यूज़ करने हैं, यानी 5P5, या सीधा सीधा आप लिख दो 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 5 4 3 2 1, आंसर आ जाएगा 120। ठीक है। हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, सातों यूज़ करने हैं, 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन में भी 7 है, 8 है, 8 है, 8 फैक्टोरियल। ठीक है। जयपुर में कितने, 6 है, तो 6 फैक्टोरियल। बस इनको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएंगे इनके। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको जो परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन का जो टॉपिक था, जहाँ पर कुछ रिपीटेशन होता है, वह सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। और क्वेश्चंस आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए। ठीक है। एग्जांपल्स आप उसके अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करके रखें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।